आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की। बिहार के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। तमिलनाडु पहुंचे अधिकारियों के एक विशेष दल ने प्रवासी कामगारों से बातचीत की। अधिकारियों का नेतृत्व कर रहे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। केंद्र सरकार ने यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी के उत्पादन की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे किसानों का जीवन सुगम होगा। और प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी में वृद्धि। अधिकतम औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार। अब समाचार विस्तार से। बिहार के कामगारों के साथ कथित तौर पर मारपीट और हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उनके राज्य में सभी कामगार सुरक्षित हैं। प्रवासियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही है। श्री स्टालिन ने कहा कि कामगारों को डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार और राज्य के लोग उनकी सुरक्षा में खड़े हैं। इधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रवासी कामगारों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और कामगारों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने भी श्रमिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वे इस पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये देश हम सबों का देश है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, ये तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। इधर बिहार के मजदूरों पर हो रहे कथित हमले की जांच के लिए 4 अधिकारियों का एक दल कल से तमिलनाडु में है। अधिकारियों के दल ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, डीजीपी, विधि व्यवस्था के एडीजी, तिरुपुर के पुलिस आयुक्त और कोयम्बटूर उत्तरी प्रक्षेत्र के आईजी समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं तमिलनाडु में सबसे अधिक तिरुपुर और कोयम्बटूर में प्रभाव पड़ा है। तिरुपुर के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने एक बार फिर दोहराया कि हिंसा के कथित वीडियो को वायरल कर फर्जी खबर फैलाई जा रही है। श्री गुप्ता ने क्षेत्र में रह रहे बिहार सहित उत्तर भारत के श्रमिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। इन वीडियोस को आप देखकर विश्वास ना करें। इनको शेयर करने वालों पर और हिंसा फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर तमिलनाडु गए अधिकारियों के दल का नेतृत्व कर रहे बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी ने स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की और कई प्रवासियों से मुलाकात भी की। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्री बाला मुरुगन डी ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस प्रवासी लोगों के संपर्क में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बाद राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी राज्य में रह रहे बिहार के प्रवासी कामगारों और उत्तर भारत के लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के सभी लोग सुरक्षित हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार बिहार सहित सभी हिंदी भाषी राज्यों के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल श्री रवि बिहार के रहने वाले हैं। भाजपा ने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मुकदमा दर्ज कर मूल समस्या को छिपाना चाहते हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने श्री स्टालिन से देश के संघीय ढांचे का सम्मान करने और तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों के जानमाल की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने बिहारी श्रमिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग 0421220313 9498101300 और
9498101320 पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9498111191 पर भी संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के प्रायोजन से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और कल का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृत काल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल है। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषधि नवाचार तथा चिकित्सीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल हैं। वेबिनार में 3 सत्र होंगे जिनमें स्वास्थ्य और औषधि निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का आधार है। प्रधानमंत्री अवसंरचना और निवेश, माल परिवहन दक्षता संवर्धन विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपनी गति बढ़ाकर टॉप गियर में चलना होगा। श्री मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का कायाकल्प करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और मल्टी मॉडल आधारभूत ढांचे से माल परिवहन की लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सभी क्षेत्रों से जोड़ना चाहिए। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार ने नैनो तरल डीएपी उर्वरक लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। इससे किसानों को लाभ होगा और देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि नैनो यूरिया के बाद सरकार ने अब नैनो डीएपी को भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से जमीन का निबंधन महंगा हो जाएगा। पटना के जिला अवर निबंधक धनंजय कुमार राव ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जमीन, मकान और फ्लैट 3 श्रेणी में बांटे गए हैं, जिसमें व्यावसायिक, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जमीन और मकान की 4 श्रेणी होगी, जिसमें शहरी वर्ग के साथ कृषि भूमि को भी शामिल किया गया है। श्री राव ने बताया कि शहरों में भूमि का निबंधन 44% और गांव में 32% महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले हर क्षेत्र में सड़कों की 3-3 श्रेणी थी, जिसके हिसाब से अलग-अलग दर तय की गई थी। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों की श्रेणी खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने इसका निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को जारी किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या जारी पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, जो अब 2021 में बदल गया है, के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पूर्व सांसद ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि मीना सिंह ने पिछले दिनों जदयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। होली के दौरान यात्रियों की भीड़ की संभावना को देखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्र से होकर 39 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है।
विशेष रेलगाड़ियों के 174 फेरों का परिचालन किया जाएगा। इसी क्रम में कल जम्मू तवी से पटना के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वापसी में ये गाड़ी पटना जंक्शन से जम्मू तवी के लिए 7 मार्च को खुलेगी। वहीं अमृतसर से दरभंगा के लिए भी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन कल अमृतसर से दरभंगा के लिए रवाना होगी। वापसी में 7 मार्च को ये ट्रेन दरभंगा से खुलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 57 शिक्षण संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत परिषद का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 4 वर्ष का ये पाठ्यक्रम शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित केंद्रीय या राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है। इस एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय 15 मार्च से काम करने लगेगा। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज इसके अधीन होंगे। अधिकारी ने कहा कि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय को इससे जोड़ा गया है। पिछले दिनों गांधी सेतु के पास से लापता हुए पटना के एनएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। पटना पुलिस ने कहा है कि गांधी सेतु के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में अंतिम बार डॉक्टर को उनकी कार से अकेले उतरते हुए देखा गया है। चिकित्सक के मोबाइल फोन की जांच में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस उनकी सकुशल बरामदगी के लिए कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। वहीं औसत न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक रश्मि कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमी विश्लेषण के अनुसार राज्य में पछुआ तथा उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना है, जिसके प्रभाव से राज्य का मौसम अगले 5 दिनों के दौरान आमतौर पर शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा मुंगेर में आयोजित 2 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। इस दौरान कई खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं अररिया जिले के फॉरबिसगंज में चल रही चित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नवादा जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक यात्री बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में करीब 40 लोग सवार थे। किशनगंज जिले में बीएसएफ की 152वीं बटालियन द्वारा भारत नेपाल सीमा पर स्थित विभिन्न गांवों में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बल के जवानों ने पोस्टर, बैनर और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की। बिहार के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। तमिलनाडु पहुंचे अधिकारियों के एक विशेष दल ने प्रवासी कामगारों से बातचीत की। अधिकारियों का नेतृत्व कर रहे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। केंद्र सरकार ने यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी के उत्पादन की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे किसानों का जीवन सुगम होगा। और प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी में वृद्धि, अधिकतम औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।